नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जाते जाते देश को बांटना चाहते हैं। जैसे बयान के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। प्रधानमंत्री ने अपनी बातें फिर से एक बार करके ये दिखा दिया कि वो उस पद के लायक नहीं जहां पर जनता ने उनको 10 साल से बिठा रखा था। देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर ये कहता है कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन जब वो मंचों पर जाता है, जब वो भाषण देने जाता है तो कहता है कि मुसलमान घुसपैठिए और कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश के संसाधनों पर हम फिर से कह रहे हैं, सबसे पहला हक दलितों का है, पिछड़ों का है, शोषितों का है, अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में भी सिख भी अल्पसंख्यक हैं। आप सिर्फ मुसलमान करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को। क्या जनता के पैसे को उद्योगपति मित्रों को बेचा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, कम से कम बोलने से पहले देख तो लिया होता। हार के डर में हताशा ठीक है, हताश होता है हर कोई, लेकिन इतना गिरना उचित नहीं है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश और समाज बना रहेगा, इससे इस देश की ताकत बनी रहेगी। आप जाते जाते भी इस समाज को चोट पहुंचाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल में आपके पास बताने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने जो देश की आजादी के बाद तमाम संसाधन बनाए, सुई से लेकर, जब सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज और हम मिसाइलें दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं, उन संसाधनों को आपने बेचने का काम किया। रेल भेल गेल सेल कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। आप तो किसानों की जमीन देना चाहते थे, वो तो किसानों ने आंदोलन किया तो आपने माफी मांगी। देश आपको देख रहा है, जनता आपको देख रही है। आने वाले समय में जनता आपको इन्हीं सब बातों का सबक सिखाने जा रही, क्योंकि 10 साल में आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगले 5 साल के मैनिफेस्टो में भी आपके पास कुछ नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देश की संपत्ति कांग्रेस मुसलमान को के बीच बांट रही है पर पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं से जनता त्रस्त हो चुकी है। के साथ तेजस्वी यादव के इस बयान को सुने, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले, और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसे योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसान की बात करें प्रधानमंत्री जी, मजदूर की बात करें प्रधानमंत्री जी, ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा गरीबी कैसे खत्म करेगा, बेरोजगारी कैसे खत्म करेगा, महंगाई कैसे खत्म करेगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगा। ये है असल मुद्दा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में हुए हंगामे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह तो होना ही था, जिनका हिडन एजेंडा हो और अपवित्र गठबंधन हो तो इस तरह की बातें होंगी ही। जांच एजेंसियों को बीजेपी का जमाई बताने पर विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है।
मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारी जमींदारी, परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां युवा कांग्रेस के जो बोकारो से महासचिव रहे कन्हैया कुमार ने बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी गठबंधन ने बोकारो से उम्मीदवार उतारा है वो जनता को पसंद नहीं है, दबंग है। ऐसे में कन्हैया कुमार का कहना है कि जो बोकारो से उम्मीदवार उतारे गए हैं ढुल्लू महतो, एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी, उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और साथ में उनके कई समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। ऐसे के साथ बोकारो से सहयोगी इकबाल ने पूरे मामले का जायजा लिया। देखिए जी, मैं लाइव इंडिया हरपल से। इस वक्त हम सिटी सेंटर सेक्टर 4 में हैं। हमारे बीच में फजले जी हैं जो कांग्रेस के बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, बहुत ही पुराना और यूथकार। हमारे बीच में कन्हैया जी भी हैं। वो कन्हैया जी से भी हम पूछेंगे कि वो भी कांग्रेस के बहुत जुझारू नेता है और आज से नहीं कई सालों से इस कांग्रेस के पीछे में और कांग्रेस के लेके काम करते हैं। इस वक्त ये लोग अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं इस नाराजगी का जाहिर जानना चाहता हूँ कन्हैया जी से। आज पक्ष तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, आप पूरा सिटी सेंटर में जो वोटर है जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है उन लोगों से पूछिए, आप भाजपा के लोगों से पूछिए। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप भाजपा के प्रत्याशी से जाके पूछ लीजिए। सब कोई जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, दोनों तरह का जो लोग हैं, सबका ये कहना है कि अगर ददय दुबे साहब को टिकट मिलता तो हम लोग आसानी से चुनाव को जीत सकते थे। और सबसे बड़ा विडंबना देखिए, टिकट में खरीद फरोख्त हुआ है, ये क्यों लगता है इसका कारण भी है। जो प्रदेश अध्यक्ष संजोग से बोकारो के हैं, तो जब ये एक एक व्यक्ति को ये पता है कि ददय दुबे जी को अगर टिकट मिलता तो जीत सकते थे, तो प्रदेश अध्यक्ष को भी पता होगा ये चीज। मगर पता होने के बावजूद भी एक ऐसा प्रत्याशी जो कभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही, सिर्फ इसलिए उसको टिकट दे दिया गया क्योंकि वो एक राजनीतिक घराना का बहू है, एक राजनीतिक घराना का उनका पति विधायक है। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है जी। लोकतांत्रिक का शब्दार्थ ये होता है कि लोगों के द्वारा तंत्र का संचालन होता है। आम लोग जो है उसी का बोलबाला होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। अब एक बात आप बताइए, क्या बोकारो में महिला नेत्री नहीं थी? अगर मैं ये मान लेता हूँ कि महिला का वो सीट हो गया था तो श्वेता सिंह ने 1 लाख वोट लाया था। आज तक शायद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उतना वोट नहीं लाया है पूरे झारखंड में। क्या उनको टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या पूर्णिमा नरेश सिंह लड़ नहीं सकती थी? क्या और जो ग्रास रूट लेवल का हमारे जो महिला नेत्रियां हैं वो क्या कुछ नहीं था? सिर्फ और सिर्फ अनुपमा सिंह को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो बहुत धन बल से काफी मजबूत है। और सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, उनका ससुर पूर्व में मंत्री थे, काफी कद्दावर है कांग्रेस पार्टी के। उनके जो पति हैं काफी दबंग है। हमको सिर्फ पैसा का ही बात नहीं है, हमको तो लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को कभी डर भी था कि अगर मैं अनूप सिंह का बीबी को टिकट नहीं दूंगा तो मुझे कुछ खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो दबंग प्रकृति के लोग हैं। कांग्रेस भवन में उन्होंने गोली भी चलवाया था, इसका पेपर कटिंग भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर भैया को डर भी था
कि भाई ये गोली तोली चलवा देगा, मरवा देगा, ना पिटवा देगा, कोई ठीक नहीं। तो खाली पैसा का ही बात नहीं है, ये भी जांच करने का बात है कि शायद उनको धमकी भी मिला होगा माननीय विधायक अनूप सिंह के द्वारा। और कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले सॉरी, उन्होंने कांग्रेस के ही विधायक को फंसाने का काम किया था, तीन विधायक को। उन्होंने झारखंड सरकार को गिराने का उनके पास प्लानिंग था। वो जाके असम के मुख्यमंत्री से मिले थे। हमको तो ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा से मिले हुए हैं। जैसा कि हमारे विस्थापित नेता रघुनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि शुरू से लेकर जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत शुरू हुई, लगभग साल भर पहले से सभी तरह के कांग्रेस के द्वारा सर्वे जो कराया गया, लोगों के विचार लिया गया, जिला कमेटी धनबाद जिला, बोकारो जिला के लोग पदाधिकारी से पूछा गया, सभी ने एक सुर में कहा कि माननीय चंद्रशेखर दुबे पूर्व सांसद जी को अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर धनबाद लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। अंतिम समय तक इनको कहा गया कि आप ही का नाम है, आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा। सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बार निश्चित तौर पर 15 साल का जो सूखा और अकाल पड़ा है धनबाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का, जो माननीय चंद्रशेखर दुबे जी ने 2004 में जीत का परचम लहराया था, इस बार दोबारा हम लोग 15 साल बाद पुनः वह दिन हमारा आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी बोकारो से हैं, भली भांति वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, वो सारा चीज़ जानते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बासुकीनाथ धाम की एक अलग मान्यता है। गर्मियों के समय में बासुकीनाथ धाम में अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है। बता दें, मानव कल्याण के लिए पूरे विश्व के प्राणियों को भीषण गर्मी के तपिश से राहत मिले, इसे लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम में वर्षों से चली आ रही एक अलग तरह की परंपरा के अनुसार पूरे वैशाख माह तक मिट्टी के 5 घड़ों से निरंतर बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक होता रहेगा। इसका शुभारंभ 14 अप्रैल विषु संक्रांति से ही हो गया था, जो पूरे वैशाख माह तक जारी रहेगा। इस विशेष पूजा को वैसाखी जलधारा अनुष्ठान भी कहा जाता है। प्रत्येक दिन दोपहर के विश्राम पूजा से पूर्व शिवगंगा सरोवर से शीतल जल भरकर 5 परिवार के लोगों द्वारा लाया जाता है। इसमें गोस्वामी परिवार, धानुक परिवार, पंडा परिवार, पांडेय परिवार और सरकारी पुजारी समेत कई लोग ऐसे शामिल होते हैं। इस महीने में सत्तू, तरबूज और खड़ा दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख महीने में महादेव पर जहर का असर होने लगता है और उनके शरीर के जो तापमान है वो बढ़ने लगती है, इसलिए शिवलिंग के शीश पर मिट्टी के कलशों की गलंतिका बांधी जाती है। धर्मशास्त्र में वैशाख महीने का विशेष उल्लेख किया गया है। इस महीने में चौराहे पर प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान और पानी की व्यवस्था करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी शुभ और फलकारी माना गया है। कहा जाता है, जो भी श्रद्धालु अपने घरों में वृक्षों में, जंगलों में पक्षियों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वैसे शिव भक्ति का भगवान शिव का विशेष कृपा बना रहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से स्वयंसेवी संस्था द्वारा जरमुंडी प्रखंड में हो रहे बाल विवाह को रोका गया। बता दें कि जरमुंडी में एक बाल विवाह हो रहा था एक परिवार में, जहां सूचना मिलने पर स्वयंसेवी संस्था और प्रशासन पहुंची और वहां पे जाकर के बाल विवाह को रोका गया। वहीं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्वयंसेवी ग्राम साथी टीम द्वारा रोका गया। मामले को लेकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्था ग्राम साथी के पदाधिकारी ने बताया कि जरमुंडी प्रखंड के गांव में बाल विवाह की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जरमुंडी थाना की पुलिस और बाल विकास विभाग के पदाधिकारी के साथ गांव पहुंचकर लड़का और लड़की के परिवार सदस्यों को जरमुंडी थाना लाया गया, जहां दोनों पक्षों को समझाया गया। देखिए,
को आज 10 बजे सूचना मिली थी चाइल्ड लाइन के द्वारा। हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत के अभियान के अंतर्गत ग्राम साथी संस्था से 3:30 हम लोग आज जर्मंडी थाना आए थे। वहाँ से थाना प्रभारी ने हम लोगों को सुविधा दी। कुछ फोर्स उनके साथ हम लोग गांव गए थे। फिर वहाँ था लड़की और जितने भी लोग उस शादी में सम्मिलित हुए थे सभी को लेके फिर थाना आए। कागजी कार्रवाई हुई यहाँ पे। उन दोनों से बॉन्ड लिखाया गया कि अभी वो लोग शादी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे साथ हमारी एलएस मैडम थी, वो अब उन लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए दुमका CWC में कल प्रस्तुत करेंगी। अभी वो लोग अपने घर में जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हो गया है, जिसमें उनके नाक पर चोट आई है और खून निकलने लगा। बता दें, जहां संजय निषाद यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि वह अपने समाज की एक शादी में गए थे, जहां उनकी पत्नी को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए और इन सारी चीजों को लेकर के मंत्री संजय निषाद खुद वहां पहुंचे और कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद वहां पर मारपीट होने लगी और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह वही वीडियो है जिसमें संजय निषाद पर हमला हुआ है और संजय निषाद अपने बेटे और प्रवीण और 3 विधायकों के साथ रात में थाने पर धरने पर बैठ गए। इन सारी चीजों के साथ और अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी सतेंद्र जुड़ रहे हैं। सतेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, संजय निषाद पर ऐसे हमला किया गया है, उन्हें चोट भी आई है, क्या कहेंगे सतेंद्र? देखिए काजल, ये मामला जो है रात 12 बजे का है, क्योंकि अभी और ये मामला संत कबीर नगर जनपद का है, उत्तर प्रदेश के जिले का। यहाँ से संजय निषाद जो है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है और मत्स्य विभाग इनके पास है। इनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी मतलब NDA के साथ में है और इनकी अपनी पार्टी है। रात 12 बजे ये घटना हुई। एक शादी समारोह में ये लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि अभी रुक जाइए और बाद में आइएगा मंत्री जी। और उसके बाद पीछे से सूचनाएं आ रही हैं और नारेबाजी जैसी चल रही थी, तो उससे जो है कहीं ना कहीं वो चीजें निकल के आई और बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने लगी, जिसके बाद मंत्री जी की नाक पर चोट भी लगी है और खून भी निकला था। तमाम समर्थकों ने मंत्री जी को अस्पताल पहुंचाया और जहां पर उनकी ट्रीटमेंट कराया, पट्टी बंधवाई गई और उन्होंने पट्टी बंधवाने के बाद थाने के सामने मौजूद अस्पताल के सामने मौजूद पुलिस चौकी पर धरना भी किया। इस दौरान उन्होंने कई घंटे लगातार धरना किया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि वह अपने बेटे के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं और ये वहाँ समाजवादी पार्टी और यादव के लोग, यादव समाज के लोग ये नहीं वो कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग चुनाव लड़े और यहाँ अपने बेटे के लिए प्रचार करें। तो इसीलिए जो है राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के लोगों का इसमें हाथ है और उन्हीं लोगों ने हमला किया है। संजय निषाद जी का कहना यह भी है कि इसमें करीब 20 से 25 लोग थे जिन्होंने उस दौरान हमला किया। संजय निषाद भी कहीं ना कहीं हाथ उठाते हुए उस वीडियो में दिखे गए। तो ये सब चीजें जो निकल कर आ रही हैं। फिलहाल कई घंटे रात में धरने पर बैठे और रात करीब 1-1:30-2 बजे तक धरना ये चला और उसके बाद जो है पुलिस ने FIR दर्ज की। FIR में करीब 7-8 लोगों का नाम जो है दर्ज किया गया और 4 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी की अभी जांच पड़ताल चल रही है और पुलिस उनको ढूंढ भी रही है। वहीं दूसरी ओर समझिए कि जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में संजय निषाद मंत्री है, वही प्रशासन के खिलाफ जो है थाना चौकी पर बैठ जा रहे हैं, तो ये भी चीज बहुत बड़ी है। वहीं दूसरी ओर इनके बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी NDA गठबंधन से बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखी जा रही है। फिलहाल इन आरोपों के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 4 लोगों की तलाश अभी जारी है। काजल।
सत्येंद्र, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री किसी विवाह में शरीक होने जा रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा के जो चाक चौबंद है वो पूरे तरीके से पुख्ता होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से संजय निषाद पहुंचे, कैबिनेट मंत्री पहुंचे, तो वहां पे सुरक्षा की जो इंतजामात हैं वो कुछ खास देखने को नहीं मिले। सत्येंद्र, देखिए, ये जो है कैबिनेट में मंत्री हैं और ये निषाद पार्टी के मंत्री हैं। डॉक्टर संजय निषाद इनका नाम है, इनकी अपनी पार्टी है। पार्टी ने इनको कैबिनेट में जगह दी और मंत्री बना दिया गया। ये दूसरी पार्टी के हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बात अगर की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो बिल्कुल काजल, आपका कहना ठीक है कि जिस तरीके से कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, और उस हिसाब से अगर सुरक्षा व्यवस्था में चूक है तो वाकई ये बात सवाल खड़ा करने वाली है। और यही सारी वजह है। जी, सुन नहीं पाया, एक बार दोहराइएगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन दोहराइएगा। सत्येंद्र, मैंने कहा कि जिस तरीके से आपने बताया सुरक्षा के पूरे इंतजामात होने चाहिए थे, लेकिन वो रहे नहीं। अगला सवाल है सत्येंद्र कि यहाँ पे अब पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, पुलिस कैसी कार्रवाई करेगी? और संजय निषाद कल कई घंटों तक बैठे रहे, थाने में धरना करते रहे, तो उसका नतीजा क्या निकला और आगे इसमें क्या कुछ होगा? सत्येंद्र, देखिए, इसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 4 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार उसमें लगे रहे और 4 लोग अभी गिरफ्तार होने को बचे हैं। वहां के एसपी जो है सत्यजीत गुप्ता और एएसपी शशि शेखर सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटनाक्रम का संज्ञान लिया और साथ ही साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 लोगों की अभी तलाश जारी है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज हुआ था। पुलिस फिलहाल अपनी कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सारी चीजें आगे भी इन सारी चीजों पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से कैबिनेट मंत्री जो है डॉक्टर संजय निषाद पर हमला हुआ। एक विवाह में शरीक होने गए थे जहां पे वे अपने परिवार के साथ जाने वाले थे, चूंकि किसी कारण से उनकी धर्मपत्नी नहीं जा पाई, लेकिन अपने 3 विधायकों के साथ और अपने सुपुत्र के साथ वहां पहुंचे थे संजय निषाद विवाह में, जहां उनके साथ उनपे हमला हुआ है और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी वो सारी चीजें हम आप तक बेशक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के इतना ही है कि ये सारी चीजें जो हैं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गर्मी की जो है कहर जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। गर्मी ने मौसम ने करवट ली है और अचानक से गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि धूप के कारण लोगों को, आम जनों को काफी परेशानियां हो रही है। लड़कियों की जो अगर बात करें तो लड़कियों को गर्मियों के मौसम में तरह तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तरह तरह की चीजें, सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि सभी को। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी रेखा है चर्चा के लिए हमारे साथ, जो गर्मियों में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने आप को सेफ रखे गर्मी के चीजों से, गर्मी से, हवा से और धूप से, इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए रेखा है। रेखा, गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। अभी गर्मी शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन गर्मी की जो रुख है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तीखी होती जा रही है। ऐसे में लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? रेखा। बिल्कुल काजल, आपने सही कहा। गर्मी और तेज धूप के कारण लोग जो है वो काफी परेशान है। 10 बजे के बाद से जिस तरीके से मौसम में एक अलग ही बदलाव नजर आ रहा है, उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि 10 मैं काफी देर बोल रही हूँ, अगर आप 8 बजे के बाद ही सुबह देखिए तो तेज धूप जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच जा रहा है और लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। ऐसे में लाइव इंडिया जो है वो भी दर्शकों से यही अपील करेगा कि अगर बहुत जरूरी हो तभी 12 बजे के बाद आप घर से बाहर निकले और अगर जरूरी काम ना हो तब आप घर पे ही रहे।
और सबसे बड़ी बात है कि सावधानी जो है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब हमारी टीम ने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि गर्मियों में लोगों को पानी का इंटेक यानी कि लिक्विड चीजों का इंटेक जो है वो अपनी बॉडी में कम नहीं करना चाहिए। लिक्विड चीजों में कई सारी चीजें आती है, सबसे ज्यादा तो पानी है कि पानी की मात्रा आप कम ना करें। और पानी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप ग्लूकोन डी मिला करके पीते हैं तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। उसके बाद लस्सी, दूध, छाछ, ये सारी चीजों का सेवन काफी अच्छा हो जाता है। गर्मियों के दिन में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जो है जब वो धूप से बाहर निकलते हैं तो आम पन्ना उन्हें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि तेज धूप और लू की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है और लू जो है वो लोगों को काफी बीमार भी कर रहा है। और अगर लोग लापरवाही बरत रहे हैं काजल, तो कुछ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि कई लोगों को अस्पताल भी जाना पड़ रहा है, यानी क्योंकि उन्हें जागरूकता की कमी है कि गर्मियों में किस तरीके से अपने आप की सुरक्षा करें, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम आज कुछ ऐसे टिप्स लोगों को बताएं जिसका इस्तेमाल करके लोग जो है वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला यही है कि पानी अधिक से अधिक पिएं, यानी कि पानी आप जितना पीते हैं उससे अधिक मात्रा में पिएं। लस्सी, दूध, छाछ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने जो रोज के दिनचर्या है उसे आप उसमें जरूर ऐड करें। पानी वाले फलों का सेवन करें ताकि पानी की कमी ना हो, क्योंकि मार्केट में तरबूज जो है वो मिलना शुरू हो चुका है काजल। तो अगर पानी से जुड़े फलों का लोग सेवन करेंगे तो फिर पानी की कमी शरीर में नहीं होगी। तो ऐसे में जरूरत इसी चीज की है कि हर तरीके की सावधानी जो है बरतना जाए। बाहर निकलने से पहले चेहरे को कवर करना भी जरूरी है, क्योंकि धूप इतनी तेज है कि लोगों के सिर और चेहरे पर धूप का सीधा असर पड़ रहा है और लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए स्कूलों में भी बच्चों की जो क्लासेस है उसे कम कर दिया गया है और अर्ली मॉर्निंग जो है स्कूल का समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, ताकि अधिक धूप होने से पहले बच्चे 12 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए। तो कई सारी चीजें हैं काजल जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है और पालन करने की जरूरत है, ताकि गर्मियों में लोग खुद को सुरक्षित रख सके। और सबसे महत्वपूर्ण कि खाने पीने की चीजों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जी रेखा, इसमें ये तो बेहद जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जो बाहर जाते हैं और जो काम करते हैं। रेखा, आपसे आखिरी सवाल होगा कि जो महिलाएं या फिर पुरुष जो बाहर, या बच्चे ही या बुजुर्ग ही जो काम करने वाले लोग हैं जो धूप में बाहर निकलते हैं, इन लोगों को किस तरीके से एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर निकलने में लापरवाही में लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, बाजार का काम करते हैं, मार्केटिंग वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए? आपने सवाल अच्छा कहा कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो कुछ तैयारियां जो है वो घरों से करके ही निकले। जैसे गर्मी के दिनों में होता है कि कुछ चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, जैसे आम का पन्ना, मैंने इससे पहले बताया कि आम पन्ना वो काफी इजी होता है। अगर आप खरीद के नहीं पी सकते तो घरों में भी उसे बनाना काफी आसान होता है। और दर्शकों के लिए लाइव इंडिया जो है उस पर भी एक प्रोग्राम जो लाएगा कि गर्मी में घर में कैसे आप आम पन्ना को बना करके उसे पी करके घर से निकले। बेल का शरबत काजल काफी महत्वपूर्ण होता है, तो उसे भी अपने साथ लेकर के चले। उसके अलावा कई सारी है, पानी की बोतल आप अपने साथ रखें। अगर आप धूप से सीधे घर आते हैं तो ठंडा पानी तुरंत ना पिए, कुछ देर अपनी बॉडी को नॉर्मल होने दें और बाहर से आने के बाद तुरंत पानी ना पिए, इस चीज का भी ख्याल रखना है। प्लस तेज धूप इतनी ज्यादा है कि चेहरे को बिना कवर किए आप घर से बाहर ना निकले। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है काजल, मुझे लगता है इसके बारे में सभी को जानकारी होगी और अगर लोग इसका पालन करेंगे तो फिर वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि लोग इसका पालन नहीं करते हैं और जल्दबाजी में घरों से बाहर निकलते हैं, खाली पेट घर से बाहर निकलते हैं। गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि खाली पेट आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप खाली पेट निकलेंगे तो आपको वीकनेस होगी और जब रास्ते में धूप, भले आपने अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन अगर धूप आपके शरीर के किसी भी जगह पड़ता है तो फिर उसका असर आपके हेल्थ पर पड़ेगा। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है कि कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर आप पालन करते हैं और अपने घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल करके वो सारी चीजों को पूरा करते हैं तो फिर आप खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं काजल। जी धन्यवाद रेखा, ये सारी चीजें बेहद जरूरी हो जाती है और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ऐसे में कई जगहों पर, कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग सावधान रहे गर्मी से। अगर हम बिहार राज्य की भी बात करें तो बिहार राज्य में भी गर्मी का कहर बहुत ही ज्यादा बुरा है और झारखंड में भी वैसी ही स्थितियां बनी हुई है। धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शकों से लाइव इंडिया हर पल की ओर से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग गर्मियों में सावधानी बरतें और गर्मियों में जरूरतमंद चीज जरूरी है तभी बाहर निकले, नहीं तो फिर घर पे ही रहे और जो जरूरी एहतियात है वो जरूर बरते।
फिलहाल ये सारी चीजें बेहद जरूरी हो जाती है गर्मियों के समय में, और सहयोगी रेखा ने भी सारी चीजें हमें बताई जो कि बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए चाहूंगी इजाजत, लेकिन फिर होगी आप लोगों से मुलाकात, और गर्मियों पे आप लोगों से लाइव इंडिया हर पल जरूरी टिप्स भी शेयर करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।